आज हम लोग जो है नया चैप्टर के रूप में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक 15वां चैप्टर 9th क्लास का आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। ये आपको आगामी क्लास 10th में भी पढ़ने के लिए है। इसके बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि ये आपको क्लास 10th में भी बताया जाएगा और क्लास 9th में भी इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अंग्रेजी लिखे है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका परिभाषा यहाँ लिखे हैं, ठीक है। फिर आयतन है, तो आयतन का परिभाषा आपको पीछे की भी क्लास में लिखाया गया है और इस क्लास में भी लिखाया गया है। दोनों में से कोई भी परिभाषा आपको याद होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का नाम है, जो कि आपकी क्लास 9th का 15वां चैप्टर है, ठीक है। कुल मिलाकर के आपकी गणित में 22 चैप्टर है, जिसमें 15वां चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ठीक है। और इससे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हीरोन का सूत्र पर संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए था, ठीक है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है। कुल 6 प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करना है। हाँ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये 6 प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का मुख्य कार्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये 6 आकृति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्या परिभाषा होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिभाषा में आपको याद रखना है किसी त्रिविमीय वस्तु का कुल क्षेत्रफल। जैसे ये एक त्रिविमीय आकृति है, जैसे आपको 6 गो आकृति अभी बताए हैं। क्या बताए? घनाभ बताए हैं, घन बताए हैं, बेलन बताए हैं, शंकु बताए, गोला बताए और अर्धगोला बताए। और क्लास 10th में जाइएगा तो एक और नई आकृति पढ़ने के लिए पड़ेगा इसी में, जिसका नाम छिन्नक होगा। तो ये जो 7 आकृति आपको अभी सुनाई दिया, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, हाँ, छिन्नक, उसके बाद आपको बताए अभी कि घन, घनाभ, ठीक है ना। तो ये 7 गो आकृति ऐसा है जो त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 चीज होता है, इसलिए उसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं। और त्रिविमीय आकृति जितने भी होते हैं वो ठोस आकृति होती है। तो याद रखना है, त्रिविमीय आकृति जो होता है उसमें 3 विमा होता है, एक लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। तो ये 3 प्रकार की जो बात है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसी को विमा कहते हैं, विमाएं कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में त्रिविमीय को 3D कहते हैं या 3 डायमेंशनल कहते हैं। 3D जो यहाँ लिखा गया है इसका मतलब हुआ 3 डायमेंशनल, मतलब त्रिविमीय। जैसे आप अभी घनाभ को और घन को देखें, यह एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि यह आकृति कुछ मतलब सतह से बाहर की ओर आपको उभरा नजर आएगा या बाहर की ओर दिखाई देगा। जैसे यह जो है कुछ बाहर की जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। यह आकृति भी कुछ बाहर की ओर दिखाई देता है। ऐसी आकृति जो है त्रिविमीय आकृति होती है। और याद रखना है, त्रिविमीय जो आकृति होता है वो आकर्षक भी होता है। तो यह आकृति और यह आकृति, पीछे की जितने भी आकृति पड़े हैं उनसे आकर्षक आकृति होता है, ठीक है ना। तो आकर्षक का मतलब अट्रैक्टिव। जैसे किसी का फोटो 3D होता है तो वो आकर्षक होता है। 3D फोटो में क्या होता है, वो रोटेट करता है, हाँ, इधर से उधर घूमता है, इधर से उधर घूमता है, ठीक है ना। तो 3D आकृति जो है वो मूव करता है, ये बात को ध्यान में रखना है। और यह काफी अट्रैक्टिव फोटो होता है, ठीक है ना, त्रिविमीय जो फोटो होता है। तो किसी त्रिविमीय वस्तु का कुल क्षेत्रफल जो वस्तु के सतह पर होता है, यानी कि उसके फलक पर होता है। जैसे ये अगर किताब है तो यह किताब एक घन मतलब एक घनाभ का रूप का होता है। तो
तो ये एक सतह है, तो इसका क्षेत्रफल, यह एक सतह है, इसका क्षेत्रफल, यह भी एक सतह है, इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल, फिर इसके ऊपर का क्षेत्रफल, फिर इसके ऊपर का क्षेत्रफल, ये सतह का क्षेत्रफल होता है। और जो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एक किताब का अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किताब का पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले इस सतह का क्षेत्रफल होगा, फिर इस सतह का क्षेत्रफल होगा, फिर इस सतह का क्षेत्रफल होगा, फिर इधर वाले सतह का क्षेत्रफल होगा, फिर इधर वाले सतह का क्षेत्रफल होगा। कुल मिलाकर के एक घनाभ का जो सतह की बात करते हैं तो वह सतह 6 गो होता है, और 6 सतह का क्षेत्रफल जो होगा वही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को याद रखना है, जो क्या होता है वस्तु के सतह पर होता है, यही वस्तु है और इसके सतह पर होता है, उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे किताब का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अभी हम बात किए। अब आयतन, आयतन जो होता है वो त्रिविमीय आकृति के लिए होता है इसलिए लिखे हैं किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो यह एक आपका आकृति है त्रिविमीय, और इसका आयतन क्या होगा, इसके मतलब इसके बीच का जो जगह होगा और उसमें जो वस्तु को अपने अंदर रख सकता है वह आयतन कहलाएगा, जो कि पीछे भी बताया गया है। तो इसी को लिखे हैं किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ये भी परिभाषा आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गया। और इस चैप्टर में अभी खास तौर पर जो प्रारंभिक चैप्टर इस अध्याय का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, उसमें घनाभ और घन को पढ़ना है। तो सबसे पहले घनाभ को जान लेना है। घनाभ का परिभाषा क्या होता है? 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति, यानी कि ये जो अभी किताब को देखे यह एक घनाभ का रूप है, यह घनाभ के जैसा है, यह एक घनाभ का उदाहरण है। तो इसमें जो है 6 आयताकार सतह होता है। ये जो है एक आयत का सतह होता है, एक सतह, यह भी एक आयत का सतह होता है। तो 2 सतह, इधर भी एक सतह होता है, 3 सतह, इधर भी एक सतह होता है, 4, इधर भी एक सतह होता है, 5, इधर भी एक सतह होता है, 6। तो कुल मिलाकर के एक घनाभ में 6 सतह होता है, और 6 सतह से जो बंद आकृति होगा उसी को हम लोग कहेंगे घनाभ। इसी को हम लोग लिखे हैं 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। और घनाभ के उदाहरण में माचिस, जैसे आप देखते हैं घर में माचिस जलाते हैं, माचिस का जो डिब्बा होता है वह एक घनाभ का रूप होता है, यानी कि घनाभ का एक उदाहरण हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ईंट को देख लीजिए, जो एक सॉलिड ईंट होता, टूटा फूटा ना हो, एक ईंट हो, तो उस ईंट का जो आकृति होगा वो घनाभ के जैसा होगा। बक्सा को देख लीजिए, जो आप स्टील का बक्सा या किसी भी प्रकार का बक्सा देखते हो वह एक घनाभ का रूप है। उसके बाद किताब की अभी बात की है, किताब भी क्या है? घनाभ का रूप है। चलिए, ये बात को आप समझ लेना, ये घनाभ का आकृति है, ठीक है ना। तो ये घनाभ की आकृति में जो 12 किनारे होता है, 12 किनारे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 4 ऊपर, 4 मतलब जो है ना 4 ऊपर होता है, 8 4 12। तो 12 गो इसमें क्या होता है? शीर्ष होता है, ठीक है ना। 12 गो शीर्ष होता है। कैसे? तो ये देखिए 12 गो शीर्ष मतलब यहाँ पर किताब में अगर आपको देखेंगे स्पष्ट दिखेंगे। एगो शीर्ष यहाँ हुआ, एगो शीर्ष यहाँ हुआ, कितना हुआ? 2, यहाँ पर 2, कितना? 4, यहाँ पर 4 4 8, तो 8 शीर्ष हुआ। और उसके बाद इसमें जो है ना, इसके अंदर, इसके सतह के अंदर का भी 4 गो होता है, तो 4 8 4 12। तो याद रखना घनाभ में 12 किनारे यानी कोर होते हैं, इसी कोर को शीर्ष कहते हैं। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो 12 शीर्ष होते हैं। कितने कोर होते हैं? तो 12 कोर होते हैं। अगर पूछे कितने किनारे होते हैं तो 12 किनारे। किनारे का अर्थ ये आप इस ढंग से लेंगे, किनारे जैसे एक किनारा यह हुआ, किनारा, ठीक है ना। एक किनारा यह हुआ, कितना हुआ? 2। एक किनारा यह हुआ, कितना हुआ? 4। ये एक हुआ, कितना कितना हुआ? 2 और 2 4, 4 है यहाँ पर 2, 4 2 6 और 6 2 8, 8 हो गया। उसके बाद इसके अंदर में होगा, इसके बीच वाले में 2 गो, इसके ऊपर में 2 गो, तो कितना हो गया? तो 12 हो गया ना। तो कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है। तो याद रखना 12 किनारा होता है। घनाभ में कुल कितना सतह होता है? 6 सतह। 6 सतह गिना दिए है ना। उसके बाद घनाभ में कितना कोने होते हैं? तो 8 कोण होते हैं। घनाभ में कितना विकर्ण होता है?
4 विकर्ण होता है। जैसे एक आयत में कितना विकर्ण होता है? 2 विकर्ण होता है। एक वर्ग में कितना विकर्ण होता है? 2 विकर्ण। लेकिन घनाभ में कितना विकर्ण होगा? 4 विकर्ण होगा। याद रखना है, घनाभ में कितने विकर्ण होता है? 4 विकर्ण होता है। अब उसके बाद घन की बात करते हैं। घन किसे कहते हैं? घन में लिखे हैं जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, इसमें 3 बात होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, तो वह आकृति घनाभ न हो करके वह घन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे, छक्का को देखते होंगे, लूडो का छक्का होता है ना, जिसको क्यूब बोलते हैं, जिसमें 1 पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट तक लिखा रहता है। तो वह छक्का को जो आप देख रहे हैं ना, वह एक क्या है? वह एक घन है। क्या है? घन है। तो मतलब जो क्यूब जो बोलते हैं, और क्यूब जो है वो खेलने वाला होता है, रंग मिलाने वाला होता है, वह उसका नाम ही क्यूब होता है। तो वह आप आकृति को देखा ही है, इसका मतलब घन को आप देख चुके हैं कि घन कैसा होता है। ठीक है ना। तो याद रखना है, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। जैसे नहर, अपने दैनिक जीवन में लिख सकते हैं नहर। घर को, अगर घर का एक रूप देखिएगा ना, मतलब जो एक सिस्टमेटिक घर होता है, ठीक है ना, या कई इंजीनियर द्वारा जो निर्माण किया हुआ घर होता है, वो एक घन के जैसा होता है। ठीक है ना। अब जितना बात इसमें लिखे घनाभ में, ठीक है ना, ये 12 किनारे, 6 सतह, 8 कोने, 4 विकर्ण, इसमें भी उतना ही बात होता है। घन में कुल 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने, 4 विकर्ण होते हैं। तो यह बात याद रखना है। एगो को याद रखिएगा, दूसरा में वैसे होता है, आपको याद रखना है। इतना बात को अगर आप याद रखिएगा तो आगे चल करके आपका जो सूत्र होगा वो सूत्र समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इतना बात को आप याद करके आएंगे, ये घन घनाभ के बारे में। ठीक है।